नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में एक बार पुनः आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो आज जनता से जुड़े एक और मुकदमा लेकर मैं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हाजिर हूँ। जी हाँ जनाब, एक जो अच्छी बात हुई है, मैं ये वीडियो आगे बनाऊं या विषय पे आऊं उसके पहले मैं आपको बता दूं कि यह मुद्दा हर उस इंसान से जुड़ा है जो इस वीडियो को देख रहा है और उस इंसान से भी जुड़ा है जो इस वीडियो को नहीं देख रहा है। तो जनाब, अगर आप ये वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो आप बहुत बड़े परेशानी में घिरने वाले। तो इसलिए मेरी आप सबसे यह विनती है, करबद्ध प्रार्थना है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बटन दबा दें और इस वीडियो को शेयर करें। इसलिए नहीं कि इसकी ज़रूरत आपको है, बल्कि इसकी ज़रूरत उस किसी आदमी को है जो इस वीडियो को नहीं देख रहा है। अगर आप मेरी बात से असहमत हैं और इस वीडियो के विषय के बाद आपको लगता है कि मैं महज टीआरपी बढ़ाने के लिए ये बात कर रहा हूं, तो आप निसंदेह कमेंट बॉक्स में खुलेआम लिख दें। आई एम रेडी टू एग्जामिन योर कमेंट एंड गेट बैक टू यू ऑन मेरिट्स। दैट्स इज एडवोकेसी। तो जनाब, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि आज का विषय हर उस व्यक्ति से जुड़ा है जो दिल्ली और एनसीआर के आसपास के इलाकों में रहता है, जो किसी महानगर में रहता है, बम्बई, बेंगलोर, कलकत्ता में रहता है, और वो एक अदद सपना देखता है एक घर खरीदने का। अपने घर को खरीदने के लिए वो अपने गांव के सुख चैन को छोड़ता है, अपने पारिवारिक सुख चैन को छोड़ता है, दिन रात मेहनत करता है कि उसका भी एक छोटा सा आशियाना हो जहां जाकर वो दो पल सुकून के बिता सके। बैंक से लोन लेता है, ईएमआई की मार झेलता है, किराया देता है। ये सब संघर्ष सिर्फ इसलिए कि उसका अपना भी एक फ्लैट हो जाए। अब बोलिए, आपका ये सपना है कि नहीं? ये विषय आपसे जुड़ा है कि नहीं? आपके जानने वाले से जुड़ा है कि नहीं? तो जी हाँ जनाब, इसी विषय पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। नोएडा की जो स्काई लिमिट है, नोएडा की जो इस वक्त मैं दिल्ली, यमुना अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा की बात कर रहा हूँ, बट ये लागू गुड़गांव, फरीदाबाद तमाम जगहों पे होता है। मुंबई, बेंगलोर, कलकत्ता, जहाँ भी बिल्डर फ्लैट बनाते हैं उसी से जुड़ा मुद्दा है। बाढ़ आ गई है इंसॉल्वेंसी एनसीएलटी अदालत में मुकदमों की बिल्डर और होम बायर्स के बीच में। खैर, आज वो विषय नहीं है, आप कहेंगे तो बनाऊंगा एनसीएलटी में आपके क्या राइट्स हैं एज ए होम बायर्स। लेकिन आज का जो विषय है कि इन बिल्डरों की जालसाजी से, ठगी से ऐसा क्या है, कितना सावधान रहने की ज़रूरत है। तो एक तरफ आप नोएडा की तरफ निकल जाएं तो बड़े बड़े विशाल अट्टालिकाएं खड़ी हैं, फ्लैट्स बन के तैयार खड़े हैं, और जब आप उस सड़क मार्ग से गुजरेंगे तो रात के अंधेरे में वो बड़े आकर्षक लगते हैं। लाइटों की पूरी सुसज्जा है और कुछ इक्के दुक्के मकान में रहते हुए भी लोग आपको मिल जाएंगे। अब आप कहेंगे इसमें ट्रैप क्या है? हमने पैसा दिया, फ्लैट बन गया, फ्लैट आप कह रहे हैं आकर्षक है, लोग उसमें रह भी रहे हैं, तो ट्रैप कहाँ है? जी हाँ, बने रहिए इस वीडियो में, ट्रैप की चर्चा सबसे अंत में करूँगा। लेकिन फिलहाल जो चेतावनी है, चेतावनी मैं नहीं दे रहा, नोएडा अथॉरिटी ने चेतावनी दी है। नोएडा में जो बन के फ्लैट खड़े हैं, दो तरह की समस्या इस वक्त एनसीआर में देखने को आ रही है, विशेष करके नोएडा, यमुना अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में नए बिल्डर्स, नए फ्लैट्स लॉन्च हो नहीं पा रहे हैं, और कानूनी रूप से बिल्डिंग्स तो बहुत बन के खड़े हैं, लेकिन ऐसे बिल्डिंग्स, ऐसे टावर्स, ऐसे प्रोजेक्ट और ऐसा फ्लैट जो कानूनी है, 100% कानूनी है, वो नोएडा की बाजार से गायब हो चुके हैं। जी हाँ, तो अगर आप सपना देख रहे हैं और किसी लुभावने में पड़ने वाले हैं तो सावधान,
सावधान सावधान, मैं फिर बता रहा हूं, फ्लैट बन के खड़े हैं, देखने में आकर्षक हैं, बिकने को तैयार हैं, बिल्डर देने को तैयार है, चाबी भी मिल जाएगी आपको, आप रहना भी शुरू कर सकते हैं, आपकी EMI बच जाएगी, आपका किराया बच जाएगा। फिर आप समस्या क्या है? समस्या ये है कि मेरी नज़र में नहीं, नोएडा अथॉरिटी की नज़र में, यमुना अथॉरिटी की नज़र में और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के नज़र में और कानून की नज़र में, चारों की नज़र में ये फ्लैट इल्लीगल है, गैर कानूनी। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हुआ? ज़मीन सरकार की, ज़मीन अथॉरिटी की दी गई लीगल प्रोसेस से बिल्डिंग बना, सैंक्शन मापदंडों से, सेक्शन मैप के हिसाब से, रेरा में रजिस्ट्रेशन है, फ्लैट बन के तैयार खड़ा है, वकील साहब चाबी बिल्डर देने को तैयार है, फिर ये लीगल कैसे? जी हाँ, इस बात को अगर आप जानना चाहते हैं तो नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाइए। पूरी लिस्ट है, पूरी लंबी फहरिस्त है 140 बिल्डर्स की, प्रमोटर्स की नोएडा में जो इल्लीगल हैं। अब वो इल्लीगल क्यों है, इसकी बात की चर्चा मैं बाद में करूंगा। फिलहाल आपके मतलब की बात कर रहा हूं कि आपको कैसे इस ट्रैप से, इस जालसाजी से, इस गोरख धंधे से बचना है। कच्चे लालच में नहीं आना है, EMI बचाने की, रेंट बचाने की, और चाबी नहीं लेनी है बिल्डर से, और अगर आपने कोई किस्त और पैसा रोक रखा है तो वो भी नहीं देना। यही चेतावनी है, यही सलाह है। अब ये किस्सा क्या है? किस्से पे मैं आता हूं, उसके पहले मैं संख्या बता देता हूं कि इस समय 140 से ऊपर ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे बिल्डिंग्स हैं, ऐसे टावर्स हैं जो नोएडा अथॉरिटी के नज़र में, इन अथॉरिटी की नज़र में इलीगल हैं। इसकी की पूरी डिटेल्स आपको अथॉरिटी के वेबसाइट पे मिल जाएगी। इसलिए पहला निवेदन, अगर आप कहेंगे तो मैं ये लिस्ट अगले एपिसोड में लेके आऊँगा, लेकिन पहला निवेदन, आप अथॉरिटी की वेबसाइट चेक कर लें। कहीं आपने अपने गाढ़े कमाई का पैसा जिस बिल्डर के पास में लगाया है वो नोएडा अथॉरिटी या अथॉरिटी के द्वारा इलीगल तो नहीं करार दिया गया। उसको और पैसा देने से पहले आप ये ज़रूर सुनिश्चित करें, अपनी चाबी पकड़ने से पहले ज़रूर सुनिश्चित करें। हमारे एक मित्र हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बहुत ज़हीन इंसान हैं, अपने पेशे के माहिर हैं। वो एक ऐसे ही प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जा रहे थे और उन्होंने मुझसे सलाह ली। मैंने कहा सर, प्रोजेक्ट अच्छा है, बिल्डिंग भी अच्छा है, दाम भी अच्छा है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं सलाह नहीं दूंगा कि आप इस प्रोजेक्ट में निवेश करें। तो दोनों सलाह दोनों लोगों के लिए है, जो निवेश करने जा रहे हैं, जो खरीदने जा रहे हैं। सेल्फ रेडी प्रॉपर्टी देख करके उनको लालच आ रही है, दाम देख के लालच, सावधान। और अगर आपने पैसा दिया हुआ है, बुकिंग की हुई है और बिल्डर आपसे और पैसे मांग रहा है, चाबी देने को तैयार है, तो आपको यह चेक करना है कि आपका फ्लैट, आपका प्रोजेक्ट लीगल है या इलीगल नहीं है। अब आइए, नोएडा अथॉरिटी या तमाम अथॉरिटी, ये तीन ही अथॉरिटी इस वक्त क्या कहती हैं। इस वक्त उनके हिसाब से जो फ्लैट्स बन के खड़े हैं, जहां लोग रह सकते हैं, रिहाइश कर सकते हैं, ऐसे फ्लैटों की संख्या 1-2 नहीं है। 23,000 फ्लैट बन के खड़े, जो आज के आज जिसकी चाबी उनके बायर्स को सौंपी जा सकती है। लेकिन कहानी क्या है? इसमें से आधे से ज़्यादा फ्लैट, 23,000 में से, ध्यान रखिए, आधे से ज़्यादा, मसलन 23,000 का आधा फ्लैट, 12,000 करीब, 12,500 फ्लैट ऐसे हैं इनकी रजिस्ट्री संभव नहीं है। आप रह सकते हैं, चाबी ले सकते हैं, लेकिन कानूनन आप उसके मालिक नहीं हैं। अब आप कहेंगे कि ये जो 11,500 या 12,000 फ्लैट हैं जो नोएडा अथॉरिटी के हिसाब से जो 23,000 कुल फ्लैट बन के तैयार खड़े हैं, उसमें से जो ये 12,000 फ्लैट हैं जिनकी रजिस्ट्री संभव नहीं है, आप इसके कानूनन मालिक नहीं हैं, ये रिहाइश के काबिल नहीं है, हाईली रिस्की है, जान माल का खतरा है, सुरक्षा का खतरा है। इसलिए नोएडा अथॉरिटी या अथॉरिटी के हिसाब से या कानून के हिसाब से यहाँ रहना उचित नहीं है। बिल्डर दबाव ज़रूर बना रहा होगा। इसको वो लोग कहते हैं सॉफ्ट पोजीशन। सॉफ्ट पोजीशन के नाम पे आपको चाबी थमा दी जाएगी और आप इस लालच में आ जाएंगे कि मैं तो EMI दे रहा हूँ, मेरा तो किराया बचेगा
और मैं यहाँ शिफ्ट हो जाता हूँ। तो ये गलत होगा, क्योंकि इन फ्लैटों की रजिस्ट्री संभव नहीं है अकॉर्डिंग टू अथॉरिटी। क्यों नहीं है, अब इस प्रक्रिया को आप समझिए कि बिल्डर को जब आपका फ्लैट रजिस्ट्री करना होता है, खास करके इन 3 अथॉरिटी में, जहां प्रॉपर्टी की मालिक स्टिल अथॉरिटी है, यहाँ पे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी नहीं है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी है। तो पूरी प्रक्रिया क्या होती है, लीज नोएडा अथॉरिटी के पास है, वो बिल्डर को देता है, वो लेसर हो जाता है जिस पे वो प्रोजेक्ट का निर्माण करता है, और निर्माण करने के दरमियान वो आपको एक फ्लैट बेचता है और आपका कानूनी स्टेटस सब लीजी का है। सो यू बिकम ए सब लीजी, लेसर, लीजी एंड सब लीजी। तो एज ए होम बायर आप सब लीजी के कैटेगरी में आते हैं। और जब इस फ्लैट को रजिस्टर्ड करना होता है तो नोएडा अथॉरिटी एक ट्री पार्टी एग्रीमेंट इशू करती है, दैट इज बिटवीन अथॉरिटी, बिल्डर और आप। वो डॉक्यूमेंट तभी इशू होता है कि जब वो जो बिल्डर है वो नोएडा अथॉरिटी के पूरे ड्यूज को चुका देता है। तो आज की तारीख में स्थिति यही है कि इन बिल्डरों ने फ्लैट का निर्माण तो कर लिया है और आपसे पैसे भी ले लिए, और आपको बिकॉज उनको मेंटेन करना पड़ रहा है तो उनका हाई कॉस्ट है, तो उससे बचने के लिए ये आपको चाबी भी पकड़ा रहे हैं, कानून के डंडे से बचने के लिए अपनी जिम्मेवारी आपके सर पे थोप रहे हैं, और आप वहां फंस जा रहे हैं उस ट्रैप में। लेकिन उस फ्लैट का मालिकाना हक, टाइटल तब तक आपके नाम नहीं होगा जब तक वो फ्लैट रजिस्टर्ड ना हो। और रजिस्ट्री के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए नोएडा अथॉरिटी से, उसके लिए ओसी चाहिए, उसके लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट चाहिए। उसकी 2 शर्तें हैं, वो इंस्पेक्शन होगा, प्रोजेक्ट पूरी तरह से तैयार है या नहीं है, और ड्यूज भी चुकाया जाएगा अथॉरिटी का, तब एनओसी नोएडा अथॉरिटी से आएगा और आप अपने फ्लैट के मालिक बन सकते हैं। उसके पहले अगर आप अपने फ्लैट में जा रहे हैं तो आप अपने रिस्क पे जा रहे हैं। अब देखिए इस वक्त जो स्थिति है कि इन 23,000 फ्लैट में से आधे फ्लैट्स, आधे से कम, कुछ 17,000 18,000 फ्लैट्स तो ऐसे हैं जिनकी रजिस्ट्री संभव है। गिने चुने 8-10 ऐसे डेवलपर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, प्रोजेक्ट हैं जहां एनओसी इशू हो चुकी है, ओसी आ चुका है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ चुका है। तो आप उन्हीं प्रोजेक्ट में निवेश करें, उसी में रिहाइश करें, और बाकी ऐसे किसी प्रलोभन में, ऐसे ग्रीड में, ऐसे लालच में आप न फंसें। अब जहां तक सवाल इस बात का उठता है कि 40,000 करोड़ रुपए इस वक्त अथॉरिटी को इन बिल्डरों से वसूलना है। अब अगर आपके ऊपर ऐसा कोई दबाव बनाया जा रहा है बिल्डर का फिट आउट के नाम पे, सॉफ्ट पोजीशन के नाम पे, तो यही वो ट्रैप है जिससे आपको बचना है। वो आपको लालच दे सकता है, वो आपके ऊपर दबाव बना सकता है, वो आपको फ्लैट कैंसिल करने की धमकी दे सकता है, वो आपको पेनल्टी लगाने की धमकी दे सकता है। लेकिन आप उचित कानूनी सलाह लें, अपने एग्रीमेंट को ठीक से पढ़ लें कि उसमें क्या शर्तें लिखी हुई हैं, रेरा का रजिस्ट्रेशन क्या कहता है, और उसके हिसाब से उसके पत्र का जवाब ज़रूर दें, उसकी नोटिस का जवाब ज़रूर दें, उसके ईमेल का जवाब ज़रूर दें, ताकि कल को कोई कानूनी समस्या में आप फंसते भी हैं तो आप कोर्ट को यह साबित कर सकें कि यू हैव बीन कॉन्स्टेंटली रिप्लाइंग टू द नोटिसेस, टू द ईमेल, टू द करस्पॉन्डेंस ऑफ द बिल्डर, और गलती आपकी नहीं बिल्डर की है, क्योंकि वह अब तक सारी कानूनी हड़ताएं पूरी नहीं करता है। अगले एपिसोड में मैं लेकर आऊँगा ऐसे डिफ़ॉल्टर्स और ऐसे बिल्डर्स जो इस वक्त आम जनता को, होम बायर्स को धमका रहे हैं, उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं। अगले एपिसोड में मैं आपसे यह बात भी करूँगा कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ओसी, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, एंड सॉफ्ट पोजीशन। अगले एपिसोड में मैं आपसे इस बात पे भी चर्चा करूँगा कि आखिर पोजीशन लेने से पहले, बिल्डर से चाबी लेने से पहले आप क्या क्या सावधानियां बरतें, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें, और सबसे बड़ा एक कानूनी सलाह एक केस लॉ के माध्यम से अगले एपिसोड में मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपसे बात करूंगा कि अगर बिल्डर से आपने चाबी ले ली और घर में रहना शुरू किया
तो क्या यह ऑक्यूपेंसी मानी जाएगी, क्या यह हैंडओवर माना जाएगा, और क्या उस दिन से बिल्डर आपसे मेंटेनेंस चार्ज की बात कर सकता है। मेंटेनेंस चार्ज आखिर आपके ऊपर कब से ड्यू होता है, उसकी कानूनी आवश्यकताएं क्या है, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट AOA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, एलॉटीज वेलफेयर एसोसिएशन का निर्माण कब। रेरा एक्ट के हिसाब से जब रेजिडेंट वहाँ रहने आ जाएं, जब पूरे रेजिडेंट रहने आ जाएं, जब अकेला रेजिडेंट रहने आए, टेक ओवर बिल्डर से कब। इन सब बातों को जानने के लिए आप देखते रहिए कानून का एकमात्र चैनल 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स। आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे ही एपिसोड में, जनता से जुड़े एक ऐसे ही मुकदमे को लेकर। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।